सुना, श्रीमती चौधरी को भी सुना, उससे पहले त्रिपाठी जी भी सारा इस संबंध में सारी बात कह गए। सबसे पहले तो इन सबका धन्यवाद करता हूँ और एक अच्छी बात को कहने में कोई भी हिचक इन्होंने की नहीं है। अपने अपने प्रदेश का हित सबको अच्छा लगता है, करना भी चाहिए, लेकिन मेरी भूमिका थोड़ी अलग है। मैंने देखा मेरे सेक्रेटरी बहन ने दोनों मंत्रियों को बुला करके और उसका खड़ा करने की कोशिश की। उनको लगा कि हाँ ठीक है, हरियाणा के बारे में जो कुछ है हमारे केंद्रीय मंत्री बोलेंगे, तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं, वो नहीं है जो एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा जब कभी होता था। आज मेरा दायित्व अलग है और उस दायित्व के नाते और बीबीएमबी का एक प्रकार से सीधा अगर मंत्री के नाते प्रभार है तो मेरे पास है, तो एक भूमिका अलग है। उस अलग भूमिका में हरियाणा की भूमिका निभाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, इनको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इसलिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित हमारे बीबीएमबी के चेयरमैन साहब मनोज त्रिपाठी जी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब श्री के सिन्हा जी, उपस्थित सभी बीबीएमबी बोर्ड के सदस्यगण, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी स्टेट से आए हुए उपस्थित मीडिया के मित्र, इंजीनियर साथी, कर्मचारीगण, सभी महानुभाव, सबसे पहले तो आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। बीबीएमबी का ये जो 51वां फाउंडेशन डे है, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आयु 72 वर्ष की हो गई है। बचपन में यानी स्कूल में जब हम बच्चे इस नाते से थे 60s में, तभी इसे सुना करते थे कि भाखड़ा डैम है और उसमें बीएमबी बोर्ड काम करता है। 10 साल के बाद बीबीएमबी हो गया और उस चर्चा में सुनते समय कभी ये नहीं लगता था कि इस बीबीएमबी का कभी स्वर्ण जयंती वर्ष आएगा और मुझे वहां मुख्य अतिथि के रूप में जाना पड़ेगा। और नहीं, आपने कभी सोचा होगा कि इस 50 वर्ष की कार्यकाल से तो पहले आप नहीं जुड़े होंगे, इस 50 वर्ष में कभी जुड़े होंगे, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही एक क्रांतिकारी एक दिन है, परिवर्तन का दिन। लगातार ये 50 वर्ष की जो भूमिका बीबीएमबी की है, बहुत सराहनीय ये भूमिका है। इसके इतिहास में मैं इसलिए जाना चाहूंगा कि सारा मनोज त्रिपाठी जी ने बता दिया कि कैसे कैसे इसकी भूमिका बनी। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस डैम की, भाखड़ा डैम की कल्पना तो अंग्रेज सरकार के समय की गई थी, चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन कोई निर्णय उस समय नहीं हो पाया था। देश की आजादी के बाद सबसे पहले 1948 में ये निर्णय हुआ कि हाँ भाखड़ा का एक डैम बनाया जाए। उस समय चाहे वो भाखड़ा डैम है, नंगल डैम है, दोनों अलग अलग बात है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये दोनों बनाए गए थे और उस यात्रा में लगातार चलते हुए और लगभग यानी 63 साल पहले अक्टूबर 1963 में जब ज्वाइंट पंजाब था, उस समय भाखड़ा नंगल डैम बनकर के पूरे राष्ट्र को समर्पित हुआ था। अब उस समय चूंकि ज्वाइंट पंजाब था, कोई बहुत बड़ी समस्या कठिनाई उस समय नहीं थी, एक प्रदेश और एक डैम। यह प्रोजेक्ट जो भी कुछ कहें, बाद में जो पुनर्गठन हुआ पंजाब का, हरियाणा पंजाब एक साथ में हिमाचल का गया और राजस्थान का तो पहले से अलग से कंट्रीब्यूशन उसमें था, हिस्सा भी था। फिर बाद में चंडीगढ़ में यूटी होने के नाते से, तो ऐसे कुल मिलाकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान ये सब मिलकर के उसमें अपना अपना हित देख करके अपनी बातें करते रहे। और उस संबंध में 15 मई 1976 को बीबीएमबी का गठन हुआ। आज ठीक 15 मई है, तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब ये हमारी कोई संस्थागत उपलब्धि में नहीं कहूंगा, बल्कि इस बीबीएमबी के माध्यम से जो हमारा रोल रहा है, हमारा जो गौरव बढ़ा है, जिसमें भारत का जल संसाधन प्रबंधन तो हुआ ही हुआ है, ऊर्जा के नाते से भी हमारी इसमें सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के जो गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है, ये सब हमको गौरवशाली ये बनाता है।
इसमें जिन भी मजदूरों ने प्रारंभ से लेकर आज तक, इंजीनियर ने, जितने भी अधिकारी हैं, उनने इसमें जो योगदान किया है, मैं आज उन सबका आभार प्रकट करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि लंबी यात्रा जब तक कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो जैसे एक व्यक्ति जन्म होता है, आयु बढ़ती है तो उसका अलग अलग रोल अलग अलग समय में होता है। 50 वर्ष का संगठन, लेकिन अगर इस डैम की आयु देखी जाए तो ये डैम 48 से लेकर के 26 तक ये 78 साल का हो गया। तो 78 साल का व्यक्ति 50 साल की आयु ऑर्गेनाइजेशन इसको संभाल रही है। तो व्यक्ति के नाते जो 78 साल का व्यक्ति होता है, कुछ न कुछ शिकायत आती है, उनको सुधारने के लिए, सुधारने के लिए जो टीम होती है, जो संस्था होती है, उसका एक दायित्व बढ़ता है। आज जो डैम उस समय बने थे, 78 साल के बाद बहुत सा उसमें क्षरण आया होगा, बहुत से उसमें कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां भी आई होंगी, कहीं पुनर्निर्माण की आवश्यकता होगी, कहीं कहीं जो जो उसमें रिपेयर की, नए विस्तार की जो आवश्यकता है, वो सारी हमारे ऊपर निर्भर करती है। हम एक नौजवान के रूप में अपनी संस्था 50 वर्ष की हुई है, तो 50 वर्ष की आयु एक बहुत अच्छे काम करने की आयु होती है। वैसे संस्था जितनी लंबी होती है, यानी जितनी पुरानी होती जाती है, वो आयु के पड़ाव के हिसाब से बुरी नहीं होती, वो उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस होती है, उतना उसका महत्व बढ़ता चला जाता है। प्रोजेक्ट पुराना होता है तो उसको किसी न किसी सहायता की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा सहायता की आवश्यकता आज इस पूरे प्रोजेक्ट को है, वो हम जो संस्था जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपनी भूमिका निभाते जाएंगे। और अच्छी बात हमारे मनोज त्रिपाठी जी ने बताई कि हम अपने आयाम को बड़ा कर रहे हैं। अभी जैसा भिवानी में और हिसार में एक सोलर यानी प्रोजेक्ट का जो समुद्घाटन हुआ, नहीं किया, और भी आगे बढ़ने की जो इच्छा यूपीएम ने अपनी बनाई है, मैं इसके लिए भी आप सबकी बहुत बहुत यानी एक आप बधाई देता हूँ, आपको आपकी सराहना करता हूँ। ये प्रोजेक्ट के बनने का उस समय जो विचार चला था, यही था कि इस पानी का उपयोग हम इरिगेशन के लिए करें। बाद में सिर्फ पावर की बात की जाए। एक विषय और भी था इस समय, क्योंकि पानी सारा अपने इस पंजाब और हरियाणा को जो आज क्षेत्र है, इसको बह करके, राजस्थान का जो क्षेत्र इसे बह करके और पाकिस्तान में पहुंच जाता था। तो पाकिस्तान के साथ जब देश का विभाजन हुआ, उस समय एक संधि हुई थी और वो थी सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता, नाम सिंधु के नाम से, लेकिन सब नदियों का विचार किया गया था। तो सिंधु जल समझौता जब हुआ पाकिस्तान में 1960 में, उसमें ये तीनों पूर्व नदियां सतलुज, ब्यास और रावी, इनका उपयोग जितना भारत में होगा वो भारत के साथ, बाकी पाकिस्तान में जाएगा। ऐसे ही चनाब, झेलम और सिंधु नदी, इनके भी एक समझौते के प्रभाव से वो सारा विषय हुआ था। लेकिन हमको पता है कि पाकिस्तान ने लगातार भारत के साथ अपना दुश्मनी का जो व्यवहार रखा है, और जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो पहलगाम की घटना हुई, मांग तो बहुत पहले चल रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उस समय निर्णय लिया कि जब तक पाकिस्तान इस आतंकवाद की समाप्ति के लिए हमको एक लिखित में एक हमारे साथ बात नहीं करता, आश्वासन नहीं देता, तब तक सिंधु जल समझौता ये जो है सस्पेंडेड रहेगा और ये इसके ऊपर काम नहीं करना। और उसका आज में लाभ हो रहा है। आज पानी की जो कठिनाइयां हैं वो सबको पता है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, और कहीं कहीं पानी की भी थोड़ी बहुत कमी पहाड़ से हो रही है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जैसा बदलता मौसम है, ग्लोबल वार्मिंग की बात है, और जैसा समय से पहले ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है, तो हमारी आवश्यकताएं और भी ज्यादा पानी की हैं। तो ब्लेसिंग डिस्गाइज जैसे कहते हैं, वैसा इस सिंधु जल समझौते को अब जो अभ्यास में रखा गया है, उसके कारण से नए बांध भी बना रहे हैं, अपने पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स भी नए लगा रहे हैं, और उस पानी को डाइवर्ट करके, चाहे वो रावी में लाएंगे, चाहे वो ब्यास में लाएंगे, चाहे सतलुज में लाएंगे, उससे हमारी पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली की, चंडीगढ़ की पानी की आवश्यकता सबकी पूरी होने वाली है, कोई कमी रहने वाली नहीं। इसलिए देखो, मैं तो आज इतना ही कहूंगा कि आज इस प्रोजेक्ट ने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, और करोड़ों की निर्भरता इसके ऊपर है, उनकी आजीविका इसमें है, हमारी कृषि निर्भर है, हमारी पावर निर्भर है।
तो इसमें आपस में ठीक है, हर एक का हित अपना अपना होता है, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन समन्वय करने का काम ये हमारा सबका है और उसमें मुख्य भूमिका ये बीबीएमबी की है। क्योंकि बीबीएमबी को रोल इसलिए दिया गया कि पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तभी जाकर के बोर्ड साझा बना है। तो साझा बोर्ड को सबके हित को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी के साथ भेदभाव करते हुए और इस विषय को ऊपर अपने को उठा करके चलना होता है। तो इसी भूमिका से और आज ये सारा विषय हम लेकर के आए हैं। हमारे कुछ मित्रों ने इस विषय पर जो चर्चा की कि उसमें जैसा था हमारे गोयल साहब ने जो विषय उठाया कि इसके अंदर हमको अधिकार जो है, हकों की जो बात है, उसका ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से हकों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हक अपने ही नहीं होते, हक सबके होते हैं। अच्छा संस्थान वही है जो सबके हितों की, हकों की चिंता करे। तो हमें पंजाब के हित की चिंता भी है, हरियाणा के हित की चिंता भी है और राजस्थान के हित की भी चिंता है। हमको चंडीगढ़ और हिमाचल इनकी हितों की भी चिंता है। अभी 3 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था, जिसमें उन्होंने हक जताया कि भाखड़ा डैम में बिजली का 7.19% हमारा भी हक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, ऐसा नहीं कि आज कोई कर रहा है, लेकिन तय क्या है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 1966 से, और तय हुआ कब 2011 में। तो 11 से तो हम 7.19% भाखड़ा में से उनका शेयर उनको दे रहे हैं, लेकिन 66 से लेकर 2011 तक बैकलॉग उनको लेना है और उसके बदले में जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं उसका खर्चा उन्होंने देना है। तो ये कैलकुलेशन हमारे राज्य आपस में कर नहीं पा रहे। अब उसमें ठीक है, राज्य हित के नाते से अपने तरफ खींचते हैं। जो 9-10 साल मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा तो मैं उधर खींच रहा था, मैं भी खींच रहा था कि हरियाणा का लाभ कैसे हो। पंजाब के लोग पंजाब के हिसाब से खींच रहे थे, हिमाचल के हिसाब से खींच रहे थे। अब मेरी भूमिका बदली। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट में ये विषय आया तो हमको यूनियन गवर्नमेंट के नाते से एफिडेविट देना था। तो हमारी भूमिका यही है कि जो चीज डिसाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दी, वो तो ठीक है, उसके ऊपर हमको पीछे जाना नहीं है। आखिर सुप्रीम कोर्ट तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट है, नथिंग अपॉन ओवर दैट। तो फैसला तुम्हें मानना पड़ेगा। और जो अनडिसाइडेड है उसमें क्लियर कट अगर कोई कैलकुलेशन किसी के अधिकार क्षेत्र में जाती है तो वो देना चाहिए। कुछ चीजें एम्बिगुअस होती है और जो एम्बिग्युइटी होती है उसमें कोई भी पैरामीटर लागू नहीं किया जा सकता। उसमें तो कभी कभी हिट एंड ट्रायल मेथड से फैसले करने पड़ते हैं, और उसमें भी अगर किसी को थोड़ा सा कम भी करना हो तो जो बड़ा होता है उसका कम किया जाता है, जो छोटा होता है उसको ज्यादा दिया जाता है। ये परिवार का नियम है। माता पिता, बच्चे हैं, छोटे बड़े सब होते हैं, और जब उन्होंने बंटवारा करना होता है तो थोड़ा सा माता पिता का रुख किधर होता है, छोटे की तरफ, चलो थोड़ा सा बच्चा है, छोटा है, बाद में बड़ा है। अब ये फैसले कैलकुलेशन से नहीं होते, ये अपने अपने अधिकारों पर अड़े रहने से नहीं होते। ये तो उसको जिसका हाथ में फैसला होता है उसको विवेक से फैसला करना पड़ता है। तो कुछ चीज बातचीत करके, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वहाँ एडवोकेट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से जिन्होंने पेश होना था, उन्होंने फार्मूला सुझाया। अब मैंने कहा ठीक है, जाकर सुप्रीम कोर्ट को बोल दो कि हमारा फार्मूला ये है, फिर भी नाला होते होते नहीं फैसला हुई तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्योंकि कहा होता है ना कि पंचायत आख्या सिर मथे और बनाला ये नहीं चलेगा। चलेगा वो जिसको हमने सौंप दिया है कि पावर आपको है, हमने अपनी बात कह दी, फिर भी जो आप कहेंगे ये सब करना चाहिए। और इसको अगर नहीं करेंगे तो टकराव बढ़ता है। हमारे गोयल साहब ने कहा कि पहले जो मेंबर्स होते थे उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया नियमों में, मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले मेंबर पंजाब का होता था पावर का, हरियाणा का होता था इरिगेशन का, लेकिन ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ये बाय ट्रेडिशनल एक चला आ रहा था, उसको सब मान रहे थे। लेकिन इसमें कहीं कहीं अड़चने आने लगी
कि आखिर ये क्यों पंजाब था, क्यों हरियाणा था। आप लोग इसको कहा देखना ना, पहले कहीं लिखा हुआ है क्या? इट इज नॉट रिटन एनीवेयर बिफोर दिस न्यू रूल सिस्टम। पहले चलता था ये केवल ट्रेडिशन से, हमने उसमें लिखवा दिया कि मेंबर और मेंबर पावर और मेंबर इरिगेशन, ये प्रेफरेबली मेंबर पावर फ्रॉम पंजाब एंड प्रेफरेबली मेंबर इरिगेशन फ्रॉम हरियाणा। ये नई एडिशन थी, पढ़िए आपने, पढ़ लिया ना? नहीं, ट्रेडिशन को कभी कोई तोड़ सकता है, लेकिन इसमें एक एडिशन करने के बाद तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले से तो कोई कहीं से भी लग सकता है, ट्रेडिशन है, लेकिन फिर भी अधिकार तो सकता है वो कहीं से लगा दो। आज उसको लगाने के लिए सबसे पहले इरिगेशन के लिए हरियाणा के जो लोग अप्लाई करेंगे उसमें देखेंगे कौन सुटेबल है, पावर के लिए लगाने के लिए पंजाब के लोगों में से देखेंगे कौन एलिजिबल और सुटेबल है। हाँ, वहां नहीं मिलेंगे तो फिर बिजली बिल लगाना है, तो ऐसे नहीं आएंगे। तो इसलिए हम स्टेट्स का अधिकार बनता है कि हम जो नाम आप भेजें वो अच्छे, सुटेबल और एलिजिबल और जो अच्छे यानी हित में काम करने वाले, वहां लड़ने वाले लोग ना भेजे। वो क्या वो क्या बिल्लियों की लड़ाई में वो स्थिति ना बने। इसलिए हमको बहुत बढ़िया तरीके से चलना पड़ेगा और समन्वय बिठा के चलना पड़ेगा। उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। जहां तक बात सीआईएसएफ का है, उसमें थोड़ी सी एक चूक जो हुई थी, वो अगर चूक ना होती, क्योंकि प्रोजेक्ट आकर किसी न किसी स्टेट की टेरिटरी पर तो होगा, लेकिन टेरिटरी पर होने के बाद ये दबाव नहीं है हमारा चिंता पहले करो। जब बीबीएम भी बनाया है तो चिंता सबकी करेंगे और फिर अंतिम फैसला वो होगा जो बीबीएम भी करेगा। अंतिम फैसला ना पंजाब का, ना हरियाणा का, ना हिमाचल का, ना राजस्थान का, ना दिल्ली का, ना चंडीगढ़ का। विवाद अपने हो सकते हैं, बात अपनी रख सकते हैं, अधिकार अपना जता सकते हैं, फैसला करने के लिए जुडिशियस फैसला जो आर्बिट्रेशन में जिस आदमी को हमने मुखिया बना दिया है, ये उसका। इसलिए उसमें अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाता तो ये शायद फैसला नहीं होगा। अल्टीमेटली इस पर फिर जिन लोगों ने सोचना था ऊपर तक गया ये विषय, और ऊपर तक जाने के बाद ठीक है पंजाब पुलिस की वजह से, क्योंकि सीआईएसएफ का काम ही है कि देश भर में कॉमन चीजें हैं उनकी सुरक्षा सारी सीआईएसएफ करेगा। खर्चा पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा, उस खर्चे को कोई एक पर नहीं पड़ेगा, वो सभी स्टेट्स पर पड़ेगा। वो खर्चा अल्टीमेटली बीबीएमबी ने अपने उस खाते में से देना है, और बीबीएमबी तो किसका एक का थोड़ी है, सबका है। खर्चा सब पर पड़ेगा, तो एक को नहीं लेना है। उसका जो अपना प्रॉफिट है या उसका जो खर्चा है उस खर्चे में डाल करके पावर को लोड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो आप पावर से अरेंज होता है, इरिगेशन तो अरेंज नहीं होता। पानी तो जिसका हिस्सा है उसका कोई पैसा नहीं मिलना, वो भी करना है। इसलिए उस पावर में खर्चा डाल करके और 2 पैसे महंगी हो जाएगी और क्या होगा। इसलिए इन चीजों पर हमको सबको मिल करके कम्युनिटी सुनना चाहिए। अब एक विषय में रख करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम पावर जनरेशन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे लिए पंजाब, हरियाणा के, राजस्थान के लिए पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सब स्टेट्स को पावर का हिस्सा भी मिलता है। तो उस पावर के हिस्से के नाते यहाँ जो पावर का जनरेशन है वो भी बहुत कमेंडेबल है, और मैं समझता हूँ देश भर में इन राज्यों को जो पावर मिलती है वो बहुत सस्ती मिलती है, और सस्ती पावर में से ही हम अपने किसानों को पावर दे पाते हैं और जो जरूरतें हैं पूरा कर पाते हैं, और सस्ती पावर मिलती है। तो उसकी जनरेशन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश में आज पावर जो है बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा कर रही है। यानी आज हमको 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। विकसित बनाने का क्या है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो पावरफुल कैसे बने, हम दुनिया में कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाए, हमारी आर्थिकी मजबूत हो। आर्थिकी मजबूत करने के लिए हमारी इंडस्ट्री, हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ साधन ज्यादा आए, और उस सब चीज के बीच में अगर सेंट्रल पिवट में रोल कर रहा है तो अगर एक फैक्टर है तो पावर है। पावर के बिना आज हमारे देश की प्रगति ये संभव नहीं है। तर्क कुछ भी दिए जा सकते हैं, लेकिन हम सब लोग पावर से जुड़े हुए हैं। इसलिए एक कहानी मैंने एक बार पढ़ी थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में
5-6 ऑफिसर इकट्ठे होकर बैठ गए। हर एक ऑफिसर का अलग अलग काम था, कोई एचआर देख रहा था, कोई मार्केटिंग देख रहा था, कोई प्रोडक्शन देख रहा था, कोई परचेज देख रहा था, ऐसे सबके रोल थे। आपस में बहस चल रही कि अच्छा इन सारे डिपार्टमेंट में सबसे महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है, महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। उत्तर एक नहीं बना। जब एक नहीं बना तो जो उसमें जो लीड कर रहा था व्यक्ति, सबसे प्रभावी उम्र में होगा, जो भी कुछ कर रहा था, उनका देखिए आप सबके जवाब से मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। मैं बताता हूं क्या महत्वपूर्ण है। बताओ कि इस सारे विभाग में फाइनेंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि आई एम द हेड ऑफ फाइनेंस। यही कारण है। अगर कोई सबसे सेक्टर महत्वपूर्ण है तो हम सबके लिए कौन सा है? क्योंकि हम सब उससे जुड़े हुए हैं। ये भी है और सत्यता भी है कि आज एक समय था इस पावर को लेकर के कितने आंदोलन होते थे। महिलाएं सड़क पर आकर बैठ जाती थी, मटके पानी ना हो तो मटकों में ले जाकर खाली फोड़ने लग जाते थे। आज पावर को लेकर के कहीं कोई आंदोलन होता है? नहीं होता है। और लगातार पावर की सुविधा बढ़ती जा रही है। उस नाते से पावर देश में उसका जनरेशन बहुत अच्छा हो रहा है। आज हमारी जो पीक डिमांड है, अभी पिछले 24 अप्रैल को हाईएस्ट एवर हाईएस्ट डिमांड 256 गीगावाट देश में आई है। एवर हाईएस्ट। उससे पहले 2024 में 249 गीगावाट आई थी। हमने उस दिन हिसाब लगाया कि आज जो हमारी जनरेशन 256 के मुकाबले 260 गीगावाट है। उसमें भी सरप्लस थे और आगे अभी तो महीने बाकी है। इसमें अनुमान है कि अगर 270 गीगावाट की पावर की डिमांड हो जाएगी तो हम उसको फुलफिल करेंगे। 8 गीगावाट ऐसी भी है इमरजेंसी जनरेशन, जो गैस के ऊपर हमको जनरेशन करने के लिए व्यवस्थाएं हैं। गैस अभी उपलब्ध बहुत कम है ये पश्चिम एशिया के कंफ्लिक्ट के कारण से, लेकिन वो भी अगर होगा कितनी महंगी पड़ेगी, वो शायद 18-20 रुपए यूनिट पड़ेगी, तो भी 8 गीगावाट जरूरत पड़ने पर उसको भी पैदा करेंगे। इसलिए कभी भी इस साल तो कभी आएगी नहीं, तो कभी नहीं आएगी और आगे भी जनरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आजकल पता अपने को दो कैसे क्यों है, आरी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट ये आते हैं उसमें, तो इसकी मांग बहुत बढ़ रही है। इसकी एडिशन सौर ऊर्जा की बहुत तेज गति से हो रही है। यानी अगर 2014-2001 साल पहले का आंकड़ा ले, 2014 का अगर ले तो हमारे यहाँ सोलर 2 गीगावाट थी और 2025 तक ये आई थी 105 गीगावाट और आज एक साल में हम पहुंच गए 156 गीगावाट पर। 51 गीगावाट एक सिंगल ईयर में पिछले साल में बढ़े। तो पावर की जनरेशन बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। हमें संतुलन बिठाने के लिए सोलर के साथ साथ हाइड्रो ज्यादा बढ़ाना है, सोलर के साथ साथ थर्मल भी बढ़ाना है, ताकि 24 आवर्स पावर इनको मिलती रहे। सोलर पावर के लिए बैटरी को भी, बैटरी स्टोरेज को इसको मजबूत करना है, पीएसपी को मजबूत करना है, ताकि हम उस दिन की पावर सोलर के समय उसको यूज यानी स्टोर करके शाम के समय यूज करें। ये संतुलन अपने आप में कठिन एक समस्या है पावर सेक्टर में, इस पर हम लगे हैं और बहुत तेज गति से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। पावर के साथ साथ अभी जो संकट नया चल रहा है वो है ईंधन का। भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है पिछले दिनों कि हमको ईंधन बचाने के लिए आगे आना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ा है हमारे जो डीजल और पेट्रोल के व्हीकल इसका उपयोग कम करें। ये भी फॉरेन एक्सचेंज को बचाने का ज्यादा उसमें जोर था। ईंधन को बचाना इसलिए क्योंकि संकट ज्यादा ईंधन पर आया हुआ है। वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए उन्होंने सोने की बात की है कि सोना भी मत मंगाओ वहां से, विदेश यात्रा भी कम कर दो, ताकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकें। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस ईंधन पर था। तो आज बीजेपी के लोग भी उस संकल्प पर आगे जाएं कि हम अपने ट्रैवलिंग में कैसे ईंधन को बचाएं। क्या अपनी गाड़ियों को शेयरिंग पर कर सकते हैं? क्या हम अपनी गाड़ियों में व्यक्तिगत रूप से ना आकर के कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको यूज कर सकते हैं?
क्योंकि आज मैं दिल्ली से अपनी कार से जाने के बजाय आज ट्रेन में शताब्दी में आया। आपने 4 गाड़ियों का 5 गाड़ियों में लेकर नहीं जाना, और दिल्ली लोकल में भी सबने अपने काफिले कम कर लिए। प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2 गाड़ी लेकर चलते हैं, लेकिन उनके काफिले में 20-20 गाड़ियां चलती। होम मिनिस्टर भी अपना 3 या 4 गाड़ियों में चलते हैं, और मिनिस्टर ने बसों में चलना शुरू कर दिया, मेट्रो में चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी अपने अपने हिसाब से हम इन चीजों को, ईंधन को बचाने का काम जरूर करें, ताकि हम अपने देश के हित में, राष्ट्र हित में सोच सकें। गाड़ी किसी को नहीं खरीदनी हो तो बजाय डीजल पेट्रोल के उसको ईवी खरीदनी चाहिए। हमने आश्वासन किया है ईवी के कारण से पावर की जो चार्ज करने के लिए जरूरत पड़ेगी पूरी की पूरी हम देंगे, इसमें कहीं कमी नहीं आने देंगे किसी को। ये भी एक बहुत विषय हमको आगे लेके बढ़ना है। मित्रों, पावर की कमी कहीं नहीं है, फिर भी हमको उस मिट्टी के उस स्वभाव के बने हुए हैं, हम कहीं भी अंधेरा नहीं होने देंगे। हम कहेंगे चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। अगर अंधेरा है तो बहुत निराशावादी भी अगर हो जाएंगे तो भी हम हमेशा अपने अच्छे काम के लिए दीप जला करके काम करते हैं। तो हमारा एक ये वाक्य होगा कि माना के अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है। अपने काम में अगर हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बीबीएमबी के जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारी मैनेजमेंट है, इसको पूरे गति के साथ आगे बढ़ते रहें। यही मेरा आपसे निवेदन है। एक अंतिम बात आपसे जरूर कहनी है। जब मैं अभी दिल्ली से चला ही था तो हमारा मजदूर भाइयों का एक संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, उसके कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया, क्या वहां जा रहे हैं, 4 बातें हमारी भी जरा बता देना, जिक्र कर देना। मैंने चेयरमैन साहब को फोन पर बात की, मैंने कभी डिमांड रख रहे हैं, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं, आप बताओ। तो उन्होंने 4 या 5 डिमांड में से एक डिमांड पर संकेत किया कि ये अगर करना हो तो कर सकते हैं, बाकी विचार करके बताएंगे। वो जो कर्मचारी संगठन यहाँ प्रतिनिधि हैं या फिर आम कर्मचारी जो बैठे हैं, उन सबके लिए अभी हमारा जो हेल्थ का खर्च है, हमारे जो इलाज होते हैं अलग अलग अस्पतालों में कराते हैं, हम CGS, DGS, HS जो डिस्पेंसरी उनमें कराते हैं, ESI में कराते हैं, उन सब में हमको पहले जाकर के पैसा खर्च करना पड़ता है। या जो एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है, पहले पैसा खर्च करते हैं, फिर जाकर के उसको रियम्बर्स कराते हैं, समय लगता है, उसमें टाइम खर्च होता है, टाइम के साथ साथ परेशानियां भी होती हैं। तो आज उनसे बात करके हम अपने कर्मचारियों के लिए कैशलेस सुविधा ये देंगे। और यूनियन बोर्ड में एक्सपेक्ट हो, आप उसको पास करा लें, ठीक है ना। बोर्ड में पास कराना ही होगा, तो इसलिए बोर्ड में पास करा करके ये सुविधा कर्मचारी मजदूर भाई जितने हैं उन सबको इसकी सुविधा मिले। इतनी बात कहते हुए मैं आपको पुनः बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तित्व की अच्छाइयां अदृश्य नहीं हो सकती, इनकी छाप हमेशा दूसरों के हृदय में। पंचकुला से बड़ी खबर, बीबीएमबी का स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए हैं, उन्होंने यहां पर सभी को संबोधित भी किया है। इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आया है। हम सब के लिए क्रांतिकारी दिन है, मनोहर लाल की ओर से कहा गया। 50 साल की भूमिका बहुत सराहनीय रही है, ये कहा है केंद्रीय मंत्री ने। 1948 में इसकी नींव रखी गई थी, ये उन्होंने कहा। तो बड़ा अपडेट है पंचकुला से, बीबीएमबी का स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में बोले हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हम सब के लिए क्रांतिकारी दिन है, ये उन्होंने कहा है। 50 साल की भूमिका बहुत सराहनीय रही है। 1948 में इसकी नींव रखी गई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीबीएमबी का स्थापना दिवस पर खास कार्यक्रम यहां पर हुआ है और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया है सभी को।
तो दिल्ली पहुंच हम सबके लिए क्रांतिकारी दिन है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया 50 साल की भूमिका बहुत सराहनीय रही है, ये कहा उन्होंने। 1948 में इसकी नींव रखी गई थी बीबीएमबी की। आज स्थापना दिवस एस्टैब्लिशमेंट डे है। इस पर एक कार्यक्रम हो रहा था पंचकुला में और इसी में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। उन्होंने सभी को संबोधित भी किया। तो हम सब के लिए ये क्रांतिकारी दिन है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की है आज। तो कार्यक्रम में बोले हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। जब समस्याओं का लगा हो अंबार,